हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लूखा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सुरंगम सिस्टम को लेकर के, तो सुरंगम सिस्टम से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, सुरंगम सिस्टम एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है और ये जो सिस्टम है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है या फिर वहाँ पर इसका फॉर्मेशन किया जाता है जहाँ पर हार्ड लेटेराइट रॉक फॉर्मेशन होता है। हमारे इंडिया के नॉर्दर्न केरला एंड सदर्न कर्नाटका में इस तरीके का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें जो हॉरिजेंटल वेल है उनका डेवलपमेंट किया जाता है, फिर वाटर को एक टनल के थ्रू एक स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है और फिर इस वाटर का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड अदर आपकी बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। ये जो सिस्टम है इसका कंपैरिजन किया जाता है करेज सिस्टम से। करेज सिस्टम जिसका ओरिजिन हुआ था पर्शियन गल्फ, पर्शियन वाला ये रीजन या फिर जो ईरान के नाम से जिसको जानते हैं वहाँ पर उस सिस्टम का ओरिजिन हुआ था और उससे जो सुरंगम सिस्टम है उसका कंपैरिजन किया जाता है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पैनल है उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लास्ट ईयर 2021 में कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे थे, उसको लेकर के लोकसभा में प्रेजेंट भी किया गया उस बिल को। फिर उसके बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको भेज दिया जाता है उस बिल को। अब जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो मेन जो प्रिंसिपल हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें आप इस तरीके से चेंज मत कीजिए कि जो उसके बेसिक प्रोविजन है उनको ही चेंज कर दिया जाए। ओके, यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने ये बोला है कि जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्लोज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 का, वो ओरिजिनल एक्ट को ओवरराइड कर रहा है। यहाँ पर एलिफेंट्स को लेकर के कुछ एक्सेप्शन दिए जा रहे हैं 2021 में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें, तो उन एक्सेप्शन को लेकर के दोबारा से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि जो मेन एक्ट है उसमें कैप्टिव जो भी एनिमल्स हैं, मतलब जिनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता था, उसको लेकर के जो क्लोज थे उनको यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए जा रहे हैं जिसको लेकर के स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी बात रखी है। अब ये जो अमेंडमेंट बिल है इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें अमेंड की जा रही हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें। तो जो 1972 का जो एक्ट था, इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को हम उनके प्रोटेक्शन को रेगुलेट कर सकें। अब ये जो बिल लाया गया है 2021 में, इसमें ये बोला गया है कि साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, वो पेड़ पौधे या फिर वो एनिमल जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड है, उनका अगर इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो उसको लेकर के ये कन्वेंशन है। ओके, तो अब ये बोला गया है कि इस अमेंडमेंट में साइट्स को लेकर के भी हम जो रूल्स हैं उनको इंसर्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ओके, अब ये क्या है, इसमें ये रखा गया है कि देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक कमेटी बनाएगी, मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। पहले क्या होता था कि इसमें 6 शेड्यूल थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। 6 शेड्यूल्स में क्या किया जाता था, जो अदर एरिया है, मतलब जैसे कुछ वर्मिन स्पीसीज हैं उनको लेकर, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि क्या किया जाएगा। अभी जो नया बिल है उसमें कि जो भी शेड्यूल का जो नंबर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। पहले 6 शेड्यूल थी, उनको रिड्यूस करके 4 किया जाएगा। वर्मिन स्पीसीज को लेकर के जो शेड्यूल थी उसको हटाया जाएगा और ऐसी स्पीसीज जो बहुत ज़्यादा खतरे में है या फिर शेड्यूल्ड स्पीसीज स्पेसिमेन को लेकर के एक स्पेसिफिक शेड्यूल डाली जाएगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है किसी भी स्पीसीज का या किसी भी स्पेसिमेन का अगर ट्रेड किया जा रहा है तो उसको लेकर के वो अपनी अथॉरिटी देगी। ओके, जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, मतलब हमारे इंडिया में नेटिव तरीके से कोई स्पीसीज नहीं पाई जाती है लेकिन फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में आती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ओके, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात हुई है तो हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। एनजीटी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप सभी जानते होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मेन काम ये है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है उसमें फास्ट तरीके से वो अपना रिजल्ट दे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इनके अंडर, मतलब ये दो एक्ट है, इनके अंडर काम नहीं करता है। ओके, बहुत सारे एक्ट हैं जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, इन सभी के अंडर काम करता है एनजीटी। इन सभी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने की कोशिश करता है एनजीटी। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इनके अंडर काम करने की कोशिश नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, एनजीटी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आईएमडी, यहाँ पर देखिए, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इस साल जो मॉनसून रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, अल नीनो का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कल भी हमने 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि स्काई मेट ने भी ये डिस्कशन किया था कि अल नीनो का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और जो मॉनसून है उसकी एवरेज जो है वो एवरेज रहेगा। ओके, अब इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मॉनसून जो टर्म है इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स बनाना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अल नीनो जो एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं, ओके, कि अल नीनो क्या एक इवेंट होता है, इससे रिलेटेड भी बेसिक फैक्ट्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आईएमडी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स अगर हम व्यू करें, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आता है और इसका प्रिंसिपल वर्क ये है कि मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीस्मोलॉजी से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उनको फोरकास्ट करने का उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है आईएमडी। आईएमडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यहाँ पर हमारे इंडिया में इसकी कुछ रीजनल ब्रांचेज भी हैं, मतलब रीजनल ऑफिसेज भी हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इंडिया और अंटार्कटिका के अक्रॉस जो भी ऑब्जर्वेशन स्टेशन है हमारे इंडिया के, मतलब इंडिया में और अंटार्कटिका में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन स्टेशन हैं उनको ऑपरेट करने का भी काम करता है। आईएमडी जो है वो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पूरे वर्ल्ड में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर है, मतलब WMD के अंडर पूरे वर्ल्ड में कुछ सेंटर उन्होंने बना रखे हैं, कुछ सेंटर्स को अपने अंडर कर रखा है, तो उसमें से एक आईएमडी भी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वहाँ पर मलक्का स्ट्रेट से लेकर के पर्शियन गल्फ तक, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में अगर कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनको लेकर के वार्निंग, उनके नेमिंग और उनके फोरकास्टिंग का जो काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आईएमडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर कोविड को लेकर के नई गाइडलाइंस दी हैं क्योंकि नए वेरिएंट की वजह से कुछ हाइक देखने को मिल रहा है कोविड के जो भी केसेज हैं उनको लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ग्रोथ रेट शो की है, उन्होंने अपना एक ग्राफ शो किया है जिसमें साउथ एशिया के जो भी कंट्री हैं उनकी क्या ग्रोथ रहेगी प्रेजेंट ईयर में, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट ईयर में और उससे भी नेक्स्ट ईयर में, उनको लेकर के उन्होंने फोरकास्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसको लेकर के भी शो किया है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन या फिर जो एक स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर्स में, इसका इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है वो रिलेटेड है किसकी वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको साउथ एशिया की कंट्रीज जो हैं वो रशिया और यूक्रेन के साथ में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी ग्रोथ रेट शो की है उसको लेकर के यहाँ पर राइटर बोलता है कि इंडिया को अपनी जो रिकवरी है उसको अगर हम मेंटेन करना है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, जैसे कि अदर कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं उनको लेकर के हमें डिस्कशन करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें the sunning of RCEP needs a revisit as advised by key ally Japan, lest rivals like Vietnam dent India's future export in job intensive sectors such as textile। इंडिया ने RCEP जो प्रोग्राम है, RCEP जो प्रोजेक्ट है उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, तो यहाँ पर दोबारा से इसको रिविजिट करने की इंडिया को ज़रूरत हो सकती है ताकि मोर मार्केट जो है, मोर तरीके से जो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो सके, स्पेसिफिक टेक्सटाइल सेक्टर में। ओके, फार्म सेक्टर जहाँ पर पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को भी मिला था, लेकिन अभी
प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल फूड प्राइसेस में हाइक देखने को मिल रहा है, उसका एक प्रॉफिट मिल रहा है इंडिया को। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रेन्स का एक्सपोर्ट जो है इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इस साल में 100 मतलब अभी तक 35 लगभग मीट्रिक टन तो हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं और 100 मीट्रिक टन तक जो हम एक्सपोर्ट करने का टारगेट रख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि मॉनसून को लेकर के भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि एक नॉर्मल वे में जो मॉनसून है वो आएगा। इसकी वजह से जो खरीफ क्रॉप है उसको लेकर के क्या क्या रूरल डिमांड्स हैं, इसमें क्या क्या इनपुट्स होने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर इंडिया फोकस करे तो जितनी ग्रोथ रेट शो की है वर्ल्ड बैंक ने उससे ज़्यादा हम हाइक कर सकते हैं। खरीफ क्रॉप की यहाँ पर बात हुई है तो खरीफ जो है वो 3 वर्ड्स से मिल करके 3 जो हमारे वर्णमाला के जो 3 अक्षर जो हैं, 3 लेटर जो हैं उनसे मिलकर के बनता है। तो इस टाइम जो बाजरा एक मेन क्रॉप जो है उगाई जाती है उससे आप रिलेट कर सकते हो। और दूसरी क्रॉप होती है रबी क्रॉप। रबी में गेहूं जो है वो स्पेसिफिक उगाए जाते हैं। तो 2 वर्ड्स से जो है उससे आप कंपैरिजन करके इसको याद कर सकते हो रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एडिटोरियल है इसमें राइटर ने ये बोला है कि हमारे इंडिया में इंटरस्टेट काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। आप देख लो प्रेजेंट टाइम में भी मुलापेरियार डैम जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि तमिलनाडु और केरला में उसको लेकर के क्लैश है। बहुत सारी रिवर को लेकर के आपन में क्लैश रहता है। इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम में एक मेजर इशू सामने आ रहा है पोल्यूशन। और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो दिल्ली जल वाला जो रीजन है वहाँ पर तो पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाइक रहता है। जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो इसमें एक मेजर रीजन ये सामने आता है कि यहाँ के जो भी रीजनल स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टेबल बर्निंग की जाती है जिसकी वजह से दिल्ली को पोल्यूशन फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमें इंटर स्टेट कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी जो एक तरीके से जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो पाए और हेल्दी एयर जो है वो सभी को मिल सके। अभी क्या होता था, दिल्ली में सरकार है, गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में आम आदमी पार्टी की, और स्पेसिफिक जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पर स्टेबल बर्निंग बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में जाने में मतलब वहाँ पर जो राइस है उसको उगाया जाता है। उनके बाद में जब दोबारा से वहाँ पर गेहूँ उगाने होते हैं रबी क्रॉप में, खरीफ क्रॉप में वो चावल उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, फिर उनको गेहूं उगाने होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो चावल है, जो राइस है वो थोड़ा लेट पकते हैं जिसकी वजह से 2 क्रॉप के बीच में जो टाइम गैप होता है वो काफ़ी कम उनको मिल पाता है। तो जो भी राइस के जो रेमिटेंस जो है, जो अवशेष जो है वो खेतों में या फार्म में जो बच जाते हैं उसको दोबारा से, उस लैंड को दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन लेवल जो है स्पेसिफिक अगर हम देखें अक्टूबर नवंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब की में भी किसकी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर जो कोलेब्रेशन जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम रखी जाती थी कि अगर हम देखें कि पंजाब में जो 2019 के भी कुछ डाटा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो वहाँ पर ये बोला गया कि पूरे कंट्री में जितनी भी पॉल्यूटेड सिटी हैं उसमें से 132 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं उसमें से 9 जो है वो पंजाब से आती हैं। ओके, तो अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में और पंजाब में सेम गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि कोलैबोरेशन किया जा सकता है। अब हमें कोलैबोरेशन की क्यों ज़रूरत है और 2 स्टेट किस किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले 2 स्टेट जो हैं उनको बात करनी चाहिए जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, जैसे कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसमें स्टेबल बर्निंग का मेन कंट्रीब्यूशन है, इसको लेकर के जो भी डिसएग्रीमेंट है तो स्टेट को सबसे पहले तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचना चाहिए कि पोल्यूटिंग के कौन कौन से सोर्सेज हैं। जब इस तरीके से जो डिस्कशन में और एक पॉइंट के ऊपर वो पहुंचेंगे तो दोनों की जो गवर्नमेंट है फिर उसके सॉल्यूशन के लिए काम कर सकती है। दूसरा क्या करें कि दोनों स्टेट के पास में जो भी नॉलेज है उसको वो एक्सचेंज करें, मतलब एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाए वहाँ पर दोनों की जो कॉमन नॉलेज है उसको रखा जाए और फिर एक तरीके से क्रॉस लर्निंग या फिर पॉसिबल उनसे जो भी सॉल्यूशन निकल के आए उसे दोनों स्टेट्स के डेवलपमेंट चैलेंजेस को कम करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अगर दिल्ली में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पहले से बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि दिल्ली हैज़ 40 कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, मतलब अपने यहाँ पर एयर क्वालिटी को बार बार ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग स्टेशन बना रखे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पंजाब में सिर्फ 8
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जो भी ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हम कोलेबरेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं या स्टडीज़ कर सकते हैं, वहाँ पर दोनों जो स्टेट जो है, एक यूटी है और एक स्टेट है, दोनों पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्या किया जा सकता है कि सॉल्यूशन, जैसे दोनों स्टेट जो हैं, जैसे स्टेट पंजाब और दिल्ली जो है, वो कोई भी सॉल्यूशन अपनी तरफ से लेके आए तो दोनों जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार ने पूसा के साथ में मिलकर के बायोडिकम्पोजर एक बनाया गया था जिसको स्टेबल बर्निंग का एक सॉल्यूशन के रूप में सामने रखा है। तो यहाँ पर जो भी राइस फॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि स्टेबल को डिकम्पोज करने के लिए 25 to 30 डेज इस डिकम्पोजर से बताया गया है, और वैसे बर्निंग के थ्रू जो है, जो इंस्टेंट हम रिजल्ट देते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो डिकम्पोजर है इसको पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी यूज़ कर सकती है। दूसरी बात आती है डाइवर्सिफाइड क्रॉप की, कि सिर्फ राइस और गेहूं के ऊपर ही हमें डिपेंड नहीं रहना है, इसका अल्टरनेट हम कुछ खोज सकते हैं, और यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो इसके लिए वर्क कर रही है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, अदर क्रॉप अगर उगाई जाती है तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आम आदमी किचन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, ताकि ये जो भी डाइवर्सिफाई रहेगी क्रॉप्स में उसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो एक तरीके से मार्केट भी अवेलेबल होगा और वो जो फार्मर्स हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में अदर क्रॉप्स को भी उगा पाएंगे। फाइनली क्या कर सकते हैं, दोनों की दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटर स्टेट कॉरपोरेशन के थ्रू जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पर डिफरेंट स्टेट फोरम्स जो हैं, मतलब दिल्ली को पंजाब से ही प्रॉब्लम नहीं है, अदर स्टेट जो है, मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो भी अदर स्टेट हैं उन सभी के साथ में मिलकर के एक फोरम, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। जैसे कि इसी तरीके का एक फोरम है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली और पंजाब जो है इस तरीके के प्लेटफॉर्म का उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि नेबरिंग स्टेट्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम है पोल्यूशन को लेकर के इन सभी को सॉल्व किया जा सके। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकती है एनवायरमेंटल जो क्राइसिस है उसको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हम देख रहे कि हिंदी को लेकर के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने एक बात बोली है कि इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को एक लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में हम रखेंगे। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ग्राफ के थ्रू शो कर रखा है कि देखो, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में हिंदी को लेकर के आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो वो स्टेट जहाँ पर इंग्लिश को एक अल्टरनेट लैंग्वेज के रूप में या लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक होता है कंपैरिजन टू हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। ओके, यहाँ पर ग्राफ के थ्रू शो कर रखा है कि देखो, जहाँ जहाँ इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पर SDI इंडेक्स ज़्यादा है। इसके अलावा जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है या उससे कनेक्टेड जो लैंग्वेज जैसे भोजपुरी हो गई, राजस्थानी हो गई, ये लैंग्वेज जो बोली जाती है, वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ से लोग जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स की तरफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा उनका माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसका ये बोलना है कि हम जो एक बेसिक फंडा, एक बेसिक फॉर्मूला चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमें फिर हिंदी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है या फिर इंग्लिश के ऊपर ही, इंग्लिश को ही एक लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में हमें रखा जाना चाहिए। वैसे अगर हम बात करें तो 2011 के जो सेंसस के डाटा हैं उसमें से 35 स्टेट्स एंड यूटीज़ में 12 जो स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं वहाँ पर हिंदी को एक मेन लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। तो ये कुछ डाटा है जिसके बेसिस पर ये चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें फोकस किया जाना चाहिए हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसमें हमारे डाटा बेस्ट इंप्रूवमेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हमारे यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर आर्टिकल है सोलोमन आइलैंड को लेकर के। सोलोमन आइलैंड जो है वो सर्दर्न पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पर आप मैप के थ्रू इसको व्यू कर सकते हो। ये देखिए, ये सोलोमन आइलैंड है जो साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो चाइना है, अभी इसको लेकर के कुछ पेपर लीक हो रहे हैं जिसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ ड्राफ्ट सिक्योरिटी कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिवील हुए हैं, लीक हुए हैं चाइना और सोलोमन आइलैंड को लेकर के, जहाँ पर चाइना जो है वो इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है सोलोमन आइलैंड में। तो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि जिस तरीके से जिबूती में अपना मिलिट्री बेस चाइना ने बनाया था, जिबूती आप सभी को पता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में
जो रेड सी वाला रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है। आप मैप में जाकर के उसको व्यू कर सकते हो। तो इसी तरीके से सोलोमन आइलैंड में भी चाइना अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। इसको लेकर के ना सिर्फ यहाँ का रीजनल एरिया में, आप रीजनल एरिया में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बल्कि यूएस और जो अदर कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने लेकर के भी इसको लेकर के एक कन्फ्लिक्ट व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है कि इसकी वजह से चाइना जो है वो पैसिफिक रीजन को अपने अंडर करने की कोशिश कर सकता है। तो 29 ईयर गैप के बाद में यूएस जो है वो दोबारा से अपनी एम्बेसी को होनियारा, जो यहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर रीओपन करने की बात कर रहा है ताकि चाइना को हर तरीके से यहाँ पर काउंटर किया जा सके। और इसकी वजह से जो होनियारा रिवॉर्ड्स हैं वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसको लेकर के वहाँ के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें देखो बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट करेगा। देखो इन्वेस्टमेंट करने का कारण ये भी हो सकता है कि सोलोमन आइलैंड्स के पहले ताइवान के साथ में रिलेशन थे और ताइवान के साथ में जिसके साथ में रिलेशन है वहाँ पर चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि चाइना जो अपनी वन चाइना पॉलिसी जो है उसके बेसिस पर ताइवान के साथ में जो उनके रिलेशन है उनको नेग्लेक्ट करवा सके। तो ये भी एक मेन मोटिव हो सकता है चाइना का सोलोमन आइलैंड्स के साथ में रिलेशन बेसिस करने के लिए। सोलोमन आइलैंड्स की बात अगर हम करें तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि जो सोलोमन आइलैंड्स है वो एक मेलेनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में है, पपुआ न्यू गिनिया और वनाटुआ के बीच में एग्जिस्ट करता है और ब्रिटिश एम्पायर कॉलोनियल एरा के दौरान ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही आता था, फिर जर्मनी के पास चला गया, फिर जापान के अंडर आ गया और दोबारा फिर यूके के अंडर आ गया। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में अमेरिकन्स ने इस आइलैंड को अपने अंडर करने की कोशिश भी की थी। ओके, ये जो आइलैंड है वो 1978 में इंडिपेंडेंट बन गया और यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है आप सभी को पता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसी के बेसिस पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव जो है, ओके, जो कैबिनेट जो है वो अगर पार्ट हो लेजिस्लेचर का ही तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये जो सोलोमन आइलैंड्स है वो इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट हुआ, लेकिन अभी चाइना से इन्फ्लुएंस हो रहा है जिसको लेकर के यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से विरोध भी कर रही है, अपोज भी कर रही है। और यहाँ पर जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि ओकस ग्रुप है, ओकस ग्रुप क्यों बनाया गया था कि यूएस और यूके जो है वो मिल करके ऑस्ट्रेलिया को डेवलप करेंगे ताकि पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर किया जा सके। तो यहाँ पर कंट्री बेसिस पर भी और ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको अंडरस्टैंड करवाया गया है। जब भी किसी कंट्री को मनी की ज़रूरत होती है तो वो बाहर से डेप्ट लेते हैं, ओके, लोगों से रुपए लेते हैं। अब उस रुपए को दो तरीके से चुका सकते हैं, या तो वो खुद की करेंसी है उसमें चुकाएं या फिर चुकाएं जो भी इंटरनेशनल करेंसी है उसमें। तो खुद की करेंसी में तो इजीली चुका सकते हैं क्योंकि अपना जो सेंट्रल बैंक है उसका यूज़ करके जो अपनी करेंसी है उसको प्रोड्यूस करके मनी को दिया जा सकता है। लेकिन जब मनी आपको देना हो इंटरनेशनल करेंसी में, मतलब यूएस डॉलर में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों देखने को मिला। 2009 में जब वहाँ पर सिविल वॉर की एंडिंग हुई तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कम से कम कोशिश की, सिर्फ टूरिज्म सेक्टर के ऊपर ही अपने आप को फोकस रखा, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर देखने को मिली। और अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ की गवर्नमेंट की कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के हम ऊपर फोकस करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ और यहाँ पर जो फूड क्राइसिस है वो भी देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यूएस डॉलर को जो आपको मनी प्रोवाइड करना है, अब आपके पास में जब यूएस डॉलर की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, और 2019 में जो अटैक हुए थे, संडे ईस्टर अटैक हुआ, इसके बाद में कोविड आ गया जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो अपने आप को रीडेवलप कर ही नहीं पाया और एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में, डेब्ट क्राइसिस में बुरी तरह से ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर ये सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें रशिया ने बोल दिया है, कल हमने डिस्कस किया था कि फिनलैंड ने ये बोला है कि हम जल्दी नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले स्वीडन ने भी अपने जो इंटरेस्ट है उसको शो किया है। तो रशिया ने वार्निंग दी है कि अगर नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एनलार्जमेंट होता है और फिनलैंड और स्वीडन अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिनलैंड की और इनकी जो भी एक सेकेंड, हाँ,
फिनलैंड स्वीडन की जो लोकेशन है उसको आप व्यू कर सकते हो। यूरोप का जो नर्दर्न पार्ट है बाल्टिक सी के साथ में ये जॉइंट है। यहाँ पर फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है। ओके, और ये जो रशिया है वो फिनलैंड के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको लेकर के इशू देखने को मिल सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को अगर हम देखें तो उसका भी एक बेसिक जो रीजन है वो यही है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडन किया जा रहा था। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।